गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुपर तेज की क्लास में आज आप सभी का स्वागत है। बीटीसी सेकंड सेमेस्टर के प्रथम पेपर जिसका नाम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आज हम प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं, अर्थात प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। सार्वभौमिकरण का मतलब प्राथमिक शिक्षा सभी को उपलब्ध हो। संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताओं से तात्पर्य कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संविधान में ऐसे कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं जिससे कि प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाए। एवं प्रतिबद्धताएं, प्रतिबद्धताएं का मतलब अकाउंटेबिलिटी अर्थात जवाबदेही। प्राथमिक शिक्षा को लेकर के कौन कौन से निकाय प्राथमिक शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्राविधान एवं प्रतिबद्धताएं। अर्थात प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में प्राथमिक शिक्षा का प्रथम प्राथमिक वस्तु है। यह पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से कोई राष्ट्र अपने अभीष्ट लक्ष्य तक पहुंचता है। राष्ट्रीय विचारधारा एवं चरित्र निर्माण करने में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राथमिक शिक्षा का है, उतना किसी अन्य दूसरे सामाजिक या शैक्षणिक गतिविधि का नहीं है। इसका संबंध किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग से न होकर के देश की पूरी जनसंख्या से होता है। इस प्रकार सभी व्यक्तियों के लिए प्राथमिक शिक्षा ही राष्ट्रीय प्रगति का मूल आधार है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक प्रगति हुई। संसार के सभी प्रगतिशील देशों के समान भारत में भी बालक एवं बालिकाओं के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार किया। इसलिए प्राथमिक शिक्षा के सुनिश्चितकरण के लिए संविधान सभा में जिसने भी संविधान का विकास किया, उसके अंतर्गत निम्नांकित शब्दों में प्राथमिक शिक्षा को परिभाषित किया गया। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को राज्य का एक नीति निर्देशक तत्व घोषित किया गया। आइए यहाँ बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व से। नीति निर्देशक तत्व ऐसे तत्व को कहा जाता है या ऐसे प्रावधान को कहा जाता है जो सरकार के लिए दिशा निर्देश का काम करते हैं, जिनको लागू करना सरकार का पर कोई प्रतिबंध नहीं होता या जिनको लागू करना के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है, जिनके उल्लंघन होने पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। केवल वो सरकार के लिए एक प्रकार का दिशा निर्देश होता है कि कोई भी अमुक सरकार उस भारतीय संविधान में प्रदत्त नीति निर्देशक तत्वों को कितनी हद तक लागू करते हैं। संविधान नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इस बात की घोषणा की गई कि राज्य इस संविधान के लागू किए जाने के समय से 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की चेष्टा करेंगे, अर्थात उसका प्रयत्न करेंगे। सन 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्य सरकार का उत्तरदायित्व हुआ करता था, किंतु सन 1976 के बाद शिक्षा संबंधी अधिकार को समवर्ती सूची के अंतर्गत समाहित कर दिया गया। समवर्ती सूची में उन विषयों को रखा जाता है जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर के कानून बनाने के अधिकारी होते हैं। अर्थात संविधान द्वारा 1976 में किए गए संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से हटा करके समवर्ती सूची में डाला गया, जिसके दूरगामी परिणाम हुए। केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने के लिए उत्तरदायी अपने को माना और इसके लिए राज्य सरकारों को अनुदान देना स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखने एवं देश की शैक्षिक आवश्यकताओं का आकलन तथा रखरखाव उनकी योग्यता को निर्धारित करने के लिए इस पर काम किया और अध्यापक से संबंधित अध्यापक के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षु के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश जारी करने के लिए अनेक प्रकार की संस्थाओं की स्थापना की।
मुख्य बिंदुओं में आते हैं हम। भारतीय संविधान में ऐसे अनेक महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं उपबंध हैं जिनका शिक्षा से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध है। अर्थात भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्य इस संविधान के लागू होने के समय से 10 वर्ष की अवधि में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अर्थात इसके अंतर्गत इस बात की चर्चा की गई है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अर्थात कोई भी सरकार बाध्य नहीं है उसको कि लागू करे, फिर भी संविधान के माध्यम से सभी राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे संविधान लागू होने के समय से 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क अर्थात बिना पैसे के एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न करेंगे। मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अनुसार हर अभिभावक या संरक्षक 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर उपलब्ध कराएगा। अर्थात न केवल प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायी केंद्र और राज्य सरकारें हैं, बल्कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का के अनुसार सभी अभिभावक या संरक्षक जिनके बाल्य अर्थात बच्चे 6 से 14 वर्ष की आयु के हो गए हैं, उनको शिक्षा दिलाने का कर्तव्य अब माता पिता का भी हो गया है। आगे निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद का, इसके अंतर्गत किन बातों का उल्लेख किया गया है, इस पर चर्चा करते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अनुच्छेद 21 का, जैसा कि सभी जानते हैं कि अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित एक प्रकार का मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत नया संशोधन करके अनुच्छेद 21 का जोड़ दिया गया और यह कहा गया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित करके इस बात को उसमें समाहित किया गया कि सभी बालकों को जो 6 से 14 वर्ष के बालक हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व केंद्र और राज्य सरकारों का है। हमारे देश में भारत में त्रिस्तरीय शिक्षा व्यवस्था पाई जाती है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा, ये तीनों ही हमारी शिक्षा की आधारशिला हैं। संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। परंतु अब 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़कर बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया है। अर्थात इससे पूर्व 2002 के पूर्व शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं था। अनुच्छेद संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का स्वरूप प्रदान किया गया। इस अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद में 4 अगस्त 2009 को बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित किया गया और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद 27 अगस्त को इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया। इसके साथ ही देश के हर एक बच्चे को शिक्षा का मौलिक अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त हो गया। अनुच्छेद 29(2) में ऐसे समुदाय के अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा और राज्य ऐसी शिक्षण संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षाओं के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह किसी भी धार्मिक संप्रदाय से संबंधित हैं। अनुच्छेद 29(2) में इस बात का प्रावधान किया गया है
कि सभी समुदाय, जिस भी समुदाय, कोई भी खास समुदाय अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, यानी उसकी स्थापना करना, उसका शासन प्रशासन करने का अधिकार उनका स्वयं होगा। और राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार ऐसी शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं के विरुद्ध इस प्रकार से किसी प्रकार का विभेद या अंतर या भेदभाव नहीं करेगा कि यह अमुक संस्थान अमुक धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है। अर्थात राज्य और केंद्र सरकारें शिक्षा के विकास के लिए उन्हें परस्पर अनुदान देती रहेंगी। निःशुल्क और बाल अनिवार्य शिक्षा के अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष की आयु के हर एक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के दायित्वों का निर्धारण करता है। इस अधिनियम में कुल 7 अध्याय और 38 उपखंड हैं। इस अधिनियम में कुल कितने? इस अधिनियम में 7 अध्याय और 38 खंड हैं। प्रत्येक अध्याय के मुख्य प्रावधान इस प्रकार हैं। प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में, दूसरा अध्याय निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में। प्रथम अध्याय प्रस्तावना के रूप में, इसके अंतर्गत स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूलों को बताया गया है। प्रथम है सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। दूसरा है अनुदान द्वारा प्राप्त निजी स्कूल। और तीसरा है विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय, केंद्रीय विद्यालय आदि। और चौथा है अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। स्कूल को परिभाषित करते हुए खंड 2 में 4 प्रकार के स्कूलों की बात की गई है। पहला हो गया राज्य सरकार द्वारा स्थापित और नियमित स्कूल। इसका मतलब कि ऐसे विद्यालय या ऐसे स्कूल जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, जिनका पूर्ण शासन प्रशासन केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन होता है। दूसरे प्रकार का विद्यालय अथवा स्कूल अनुदान प्राप्त निजी स्कूल। अनुदान प्राप्त निजी स्कूल ऐसे विद्यालय या ऐसे निजी शिक्षण संस्थान होते हैं जिनका प्रबंधक के द्वारा किया जाता है, जिनकी स्थापना निजी व्यक्तियों द्वारा की जाती है, किंतु उसमें कुछ अंश तक अनुदान राज्य अथवा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। तीसरे प्रकार का विद्यालय विशेष श्रेणी के स्कूल जैसे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय। इस प्रकार के विद्यालयों की स्थापना का उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य को लेकर किया जाता है। नवोदय विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभावान और पिछड़े हुए बालकों या सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से किया गया। वहीं केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारियों के स्थानांतरण से उत्पन्न होने वाली स्थितियों से निपटारे के लिए था कि यदि केंद्र सरकार अपने केंद्रीय कर्मचारियों का स्थानांतरण एक स्थान से किसी अन्य दूसरे स्थान पर कर देती है तो उनके पाल्य अर्थात उनके बच्चों के शिक्षा में किसी प्रकार का कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। चौथे प्रकार का स्कूल अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल। ये पूर्णतः निजी तौर पर स्थापित और निजी प्रशासन द्वारा संचालित होते हैं। दूसरे अध्याय के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार की व्याख्या की गई है। यानी कुल 7 अध्याय में से प्रथम अध्याय में प्रस्तावना के रूप में विद्यालयों को परिभाषित किया गया है, वहीं दूसरे अध्याय में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को परिभाषित किया गया है। इसके अंतर्गत प्रथम बिंदु में 6 से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को अपने पड़ोस के स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा को पूरा होने तक प्राप्त करने का अधिकार होगा। अर्थात जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं वो अपने जिस जगह पर वो रहते वहाँ से पड़ोस में जो भी विद्यालय स्थापित हैं उनमें 6 से 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे। दूसरे
अपनी प्रारंभिक शिक्षा को पाने और पूरा करने में किसी बच्चे को किसी तरह का शुल्क या खर्चा देने की ज़रूरत नहीं होगी। अर्थात किसी भी बच्चे को अपनी इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार के शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होगी। तीसरा, यदि कोई बच्चा 6 वर्ष की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। इसका मतलब यदि वो 6 वर्ष की आयु होते होते अगर वो किसी कारण बस कहीं भी अपना विद्यालय में प्रवेश नहीं ले पाता या नामकरण नहीं करा पाता है या उसके संरक्षक या अभिभावक के द्वारा नामकरण नहीं कराया जाता है तो वह बाद में अपनी उम्र के अनुरूप कक्षा में प्रवेश ले सकता है। उसे अपनी कक्षा में के स्तर पर आने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण पाने का भी अधिकार होगा। किसी भी बच्चे को प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जाएगा और जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं हो पाती उसे ना तो विद्यालय से निकाला जाएगा और ना ही उसे रोका जाएगा। यदि वह निर्धारित 14 वर्ष की आयु तक प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाता तो उसके बाद भी पढ़ाई पूरी होने तक उसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। बच्चे को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में स्थानांतरण का अधिकार होगा। अर्थात यदि जिस विद्यालय में बच्चा अध्ययनरत है अगर वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा नहीं पूरी हो पा रही है तो वह अन्य दूसरे विद्यालय में प्रवेश पाने का अधिकारी होगा। यदि किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का प्राविधान नहीं है तो बच्चे को किसी भी दूसरे स्कूल में स्थानांतरण लेने का अधिकार होगा। प्रधानाध्यापक टीसी निर्गत को तुरंत निर्गत करनी होगी। इसमें देरी करने पर प्रधानाध्यापक के खिलाफ सेवा नियमावली के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस स्कूल में वहाँ टीसी से देर प्रस्तुत करने को प्रवेश के लिए इनकार करने या देर से प्रवेश देने का आधार नहीं बनाया जा सकता। अर्थात प्रधानाध्यापक स्थानांतरण के लिए किसी भी प्रकार की हीलाहवाली नहीं कर सकते या किसी प्रकार की बहानेबाजी नहीं कर सकते हैं। तीसरे अध्याय के अंतर्गत आते हैं केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों और अभिभावकों के दायित्व। तीसरे अध्याय में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के साथ ही साथ अभिभावकों के दायित्व का निर्धारण किया गया है। इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर, किस अधिनियम के? शिक्षा का बाल अधिकार अधिनियम 2009। इस अधिनियम के लागू होने के 3 साल के भीतर सरकार और स्थानीय सरकारों को पड़ोस का स्कूल स्थापित करना होगा। अर्थात इस अधिनियम के लागू हो जाने के उपरांत 3 सालों के उपरांत केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को स्थानीय स्कूलों की स्थापना करनी होगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की साथ ही साथ जिम्मेदारी है कि वे इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए धन का प्रावधान करें। इस अधिनियम में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उन बातों को लागू करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार धन को उपलब्ध कराएं। केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ परामर्श खर्च का निश्चित प्रतिशत राज्य सरकार को सहायता अनुदान के तहत प्रदान करेगी। अर्थात इसके साथ ही साथ केंद्र सरकारों पर ज़्यादा दायित्व सौंपा गया है और राज्य सरकारों पर कम। प्राथमिक शिक्षा के पूरी करने के लिए या प्राथमिक शिक्षा के शासन प्रशासन के लिए, उसके प्रबंध के लिए जो कुछ भी खर्चे आने हैं उन खर्चों के प्रतिशत में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में 60 और 40% का अनुदान है। यानी 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और वहीं 40% राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क तैयार करेगी, शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड लागू करेगी और नवाचार, अनुसंधान, नियोजन और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को आवश्यक तकनीकी सहायता और संसाधन उपलब्ध कराएगी। तीसरे बिंदु में यह कहा गया है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क तैयार करेगी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का फ्रेमवर्क
तैयार करेगी। इसका अर्थात कि पूरे देश के लिए एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी। शिक्षकों के प्रशिक्षण के मानदंड कि शिक्षकों की योग्यता के निर्धारण के लिए वो विभिन्न प्रकार के नियमों को निर्मित करेगी। नवाचार अर्थात उनमें सुधार, नई नई खोजें, अनुसंधान, रिसर्च, उनकी प्लानिंग, नियोजन से तात्पर्य कि प्लानिंग और क्षमता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए अध्यापकों की क्षमता का विकास, उनके प्रशिक्षण, इन सब का उत्तरदायित्व केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार ही पूरे देश के लिए ऐसे संस्थाओं की स्थापना करेगी जो प्राथमिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करेगी, प्राथमिक शिक्षा को प्रदान करने वाले प्रशिक्षुओं की योग्यता का निर्धारण करेगी, उनसे संबंधित दिशा निर्देश जारी करने के लिए उन शिक्षण संस्थाओं को अधिकारी बनाएगी। तीसरे, अन्य राज्य और स्थानीय सरकारें 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण सुनिश्चित करेगी, पड़ोस में विद्यालय की सुविधा सुनिश्चित करेगी और इसके लिए कोई भी विद्यालय किसी भी बच्चे का प्रवेश लेने से इनकार नहीं करेंगे और यह भी राज्य और केंद्र सरकारें सुनिश्चित करेंगी कि कोई भी विद्यालय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। विद्यालय भवन, शिक्षक और शिक्षण सामग्री सहित आधारभूत संरचना की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी। बच्चों को अच्छी शिक्षा और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करने के अलावा विद्यालयों के कामकाज की निगरानी भी सुनिश्चित करेगी। प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष तक के अपने बच्चे को विद्यालय में पढ़ने के लिए भर्ती कराए। 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार बच्चों के आरंभिक देख रेख के साथ उनके 6 वर्ष की उम्र होने तक पूर्व स्कूल शिक्षा, चाइल्ड केयर अर्थात अर्ली चाइल्ड केयर प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था बनाएगी अर्थात उसके लिए वो प्रावधान करेगी। अध्याय 4 जिसके अंतर्गत स्कूल और शिक्षकों के दायित्व का निर्धारण किया गया है। इस अध्याय में इस बात की चर्चा की गई है कि स्कूल और शिक्षकों के क्या दायित्व होंगे। सरकारी स्कूल विद्यालय निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे ही निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% 25% स्थान आरक्षित करना होगा। निजी श्रेणी के विद्यालयों को आर्थिक रूप से निर्बल समुदायों के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करना होगा। इससे वो इनकार नहीं कर सकते हैं। कोई भी विद्यालय प्रवेश लेने के लिए ना तो कोई अनिवार्य दान या चंदा ले सकेगा और ना ही अभिभावक बच्चे के चयन के लिए कोई प्रणाली अपना सकेगा अर्थात किसी प्रकार के टेस्ट का निर्धारण नहीं होगा। बिना टेस्ट के ही बच्चे को प्रवेश देना होगा। प्रवेश देने के लिए अनिवार्य रूप से चंदा या दान लेने की वो स्थिति में उसे 10 गुना अर्थदंड देना पड़ सकता है अर्थात अगर वो किसी प्रकार का चंदा या शुल्क लेता है तो इसके लिए उसके खिलाफ दंड का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार 25,000 रुपये और उसके बाद अपनाई गई हर प्रक्रिया पर 50,000 रुपये अर्थदंड देने का भी प्रावधान किया गया है। यदि कोई स्कूल पूर्व प्राथमिक शिक्षा भी प्रदान कर रहा है तो उसे इन कक्षाओं में सीटें आरक्षित करनी होंगी। इन बच्चों के खर्च को राज्य सरकार वहन करेगी। इस पर केंद्र सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। बच्चे की उम्र का निर्धारण जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा। बच्चे की उम्र का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा जो कि जन्म, मृत्यु एवं विवाह पंजीकरण अधिनियम 1986 के द्वारा दिया जाएगा।
लेकिन साथ ही प्रमाण पत्र के अभाव में किसी बच्चे को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अगर किसी भी बच्चे के पास नहीं है किसी प्रकार का प्रमाण पत्र या जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो उसे कोई भी विद्यालय प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है। किसी भी बच्चे को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा और ना ही स्कूल से निष्कासित किया जाएगा जब तक कि वह प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं कर लेता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि किसी भी बच्चे को कक्षा 1 से लेकर के 8 तक उसे पुनः उसी कक्षा में नहीं रोका जाएगा, अर्थात उसे प्रमोट किया जाएगा, उसे फेल करने का प्रावधान नहीं है। साथ ही साथ अगले बिंदु में कहा गया है कि किसी भी बच्चे को शारीरिक या मानसिक यातना नहीं दी जाएगी, जो कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अर्थात अब शारीरिक दंड देना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऐसा किए जाने पर सेवा नियमों के तहत उस व्यक्ति पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूलों को छोड़ करके सभी स्कूल एवं प्रबंध समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि और स्कूल में नामांकित बच्चों के अभिभावक होंगे। अनुदान न पाने वाले निजी स्कूल अर्थात जो पूरी तरीके से निजी तौर पर स्थापित किए गए हैं, उन विद्यालयों को छोड़ करके सभी स्कूल एक प्रबंध समिति का गठन करेंगे। इस समिति में स्थानीय सरकार के चुने हुए प्रतिनिधि यानी स्थानीय सरकार के जो भी प्रतिनिधि वो और स्कूल में नामांकित बच्चे जितने भी बच्चों का नामांकन किया गया है उन बच्चों के अभिभावक इस समिति के सदस्य होंगे। कुल सदस्यों में 3/4 सदस्य अभिभावक से होंगे। वंचित और कमज़ोर तबके से तथा महिलाओं से पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा, यानी 3/4 सदस्य अभिभावकों से होंगे और वहीं वंचित और कमज़ोर तबके से संबंधित महिलाओं का इसमें भी प्रतिनिधित्व होगा। इस समिति के कार्य क्या होंगे? नंबर 1, स्कूल के कार्यों का अनुश्रवण करना, अर्थात स्कूल कौन कौन सी गतिविधियां कर रही हैं उनका निरीक्षण करना, उनकी देखरेख करना। दूसरा, स्कूल विकास की योजना बनाना, अर्थात स्कूल में किस प्रकार का विकास किया जाए इसका भी निर्धारण इस समिति के द्वारा किया जाना है। तीसरा है सरकार या स्थानीय सरकार अथवा अन्य कहीं से प्राप्त अनुदान के खर्चों का अनुश्रवण करना कि सरकार द्वारा या कहीं अन्य से अनुदान यदि प्राप्त हुआ है तो उनकी देखरेख और उन खर्चों पर नियंत्रण स्थापित करना और अन्य सुझाव दिए जा सकते हैं समिति के द्वारा। स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा बनाई गई स्कूल विकास की योजना राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के अनुदान देने का आधार बनेंगी। शिक्षकों के दायित्व निम्नलिखित निर्धारित किए गए हैं। शिक्षकों के दायित्व में पहला बिंदु है नियमित समय से स्कूल में उपस्थित होना, यानी सभी अध्यापकों का यह दायित्व होगा कि नियमित रूप से स्कूल में समय से उपस्थित हों। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ को पढ़ाना और उसे पूरा करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना। चौथा है प्रत्येक बच्चे की सीखने की योग्यता का आकलन करना। ये अध्यापक का उत्तरदायित्व होगा कि प्रत्येक बच्चा कितनी गति से सीख रहा है, उसके सीखने की गति में उसका सहयोग करना ये प्रत्येक अध्यापक का उत्तरदायित्व होगा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु नियमित अभिभावक बैठकें आयोजित करना, अर्थात पेरेंट्स टीचर मीटिंग कराना और बच्चे की नियमितता उपस्थिति सीख में प्रगति के बारे में चर्चा करना, अर्थात प्रत्येक अध्यापक का यह कर्तव्य होगा कि बच्चे की नियमितता कितने दिन आया है, उसकी उपस्थिति कैसी रही है, किस प्रकार की उसकी सीखने की गति है, सीखने में आने वाले जो बाधाएं हैं उसके प्रगति पर उसके अभिभावकों से प्रत्येक अध्यापक चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त बनाए गए अन्य दायित्वों को भी निभाना प्रत्येक अध्यापक का उत्तरदायित्व होगा।
इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा। इस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के बाद राज्य सरकार और स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षक छात्र अनुपात अधिनियम की अनुसूची के अनुसार हर एक स्कूल में कितना अनुपात है, अर्थात 30 छात्रों पर एक अध्यापक सुनिश्चित किया गया है और इस अधिनियम के तहत इसका निर्धारण राज्य और केंद्र सरकार और उसके स्थानीय अधिकारी इसके निर्धारण करेंगे। इसके लिए गैर शैक्षणिक कार्यों जैसे जनगणना, चुनाव, आपदा राहत को छोड़ करके शिक्षकों को अन्य किसी कार्य में नहीं लगाया जाएगा। नियुक्त करने वाले अधिकारी यह ध्यान देंगे या यह ध्यान रखना होगा कि विद्यालय में शिक्षकों की कुल रिक्तियां यानी कितने पद खाली हैं या स्वीकृत किए गए हैं वो 10% से अधिक नहीं रहने चाहिए। 5वें अध्याय में जो कि प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और इसका पूरा किया जाना से संबंधित है। 5वें अध्याय में प्रमुख बिंदुओं में इस प्रकार से परिभाषित किया गया है या बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम और मूल्यांकन की विधि उपयुक्त सरकार के अध्यादेश के द्वारा निर्धारित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। अर्थात प्राथमिक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम कितना पूरा किया गया, उसका मूल्यांकन और उससे संबंधित दिशा निर्देश स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन विधि को तय करने वाले शैक्षणिक प्राधिकारी इन बातों पर ध्यान देंगे, अर्थात ऐसे प्राधिकरण जो पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए उत्तरदायी हैं या उन पर दिशा निर्देश देने के लिए उत्तरदायी माने गए हैं वो इन मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देंगे। नंबर 1, संविधान के निहित मूल्यों से इसकी अनुरूपता कि संविधान के मूल्यों के अनुसार शिक्षा प्रदान की जा रही है अथवा नहीं। दूसरा, बच्चों का समग्रता में विकास कि सभी बालकों का समग्र रूप से विकास हो। तीसरा, बच्चे के ज्ञान, संभावित क्षमता और उनकी प्रतिभा का विकास किया जा रहा है अथवा नहीं। शारीरिक एवं मानसिक योग्यताओं का पूर्णतम सीमा तक विकास, अध्यापकों द्वारा सभी बालकों का शारीरिक और मानसिक तथा उनकी योग्यता को किस हद तक बढ़ाया जा रहा है, इस सब की निगरानी स्थानीय प्राधिकरण करेंगे या उनका उत्तरदायित्व होगा। बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके से विभिन्न क्रियाकलापों, अन्वेषण और खोज के माध्यम से सीख उत्पन्न करना, अर्थात यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। बाल केंद्रित और बाल सुलभ तरीके, इसका अर्थात बाल केंद्रित का मतलब बालकों को ध्यान में रख करके उनकी रुचियों, अभिरुचियों, उनकी क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण प्रदान करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाता है। और उनको उनके ही तरीके से बालकों की रुचियों को ध्यान में रख करके विभिन्न प्रकार की खोज, क्रियाकलाप, गतिविधि और अनुसंधान के द्वारा उत्पन्न विभिन्न शैक्षणिक तकनीकी शिक्षण विधियों का प्रयोग अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। जहाँ तक हो सके पढ़ाई का माध्यम बच्चे की मातृभाषा में ही हो। इस महत्वपूर्ण बिंदु में यह कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा प्रदान करना उनकी मातृभाषा में, यदि शिक्षकों के द्वारा उनकी मातृभाषा में शिक्षण कार्य किया जाता है तो बालकों का अधिगम बहुत ही आसानी से होगा और वो किसी भी बिंदु को, किसी भी पाठ को, किसी भी प्रकरण को बहुत आसानी से सीख सकेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु, बच्चे को भय, सदमा और चिंता मुक्त बनाना और उसे अपने विचारों को खुलकर कहने में सक्षम बनाना है। इस प्रकार का वातावरण अध्यापक और स्थानीय प्राधिकरण के द्वारा शिक्षण का संस्थाओं में उत्पन्न करना होगा कि बच्चे को भय, सदमा और चिंता मुक्त बनाते हुए उनको उनके समक्ष स्वतंत्र विचार उत्पन्न कर सकें। यानी इस प्रकार का माहौल या वातावरण उत्पन्न किया जाए कि बच्चे निसंकोच होकर के अपने प्रश्नों, अपनी जिज्ञासाओं को अध्यापक के समक्ष प्रस्तुत कर सके और अध्यापक मित्रवत व्यवहार करते हुए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हुए बच्चे
की जिज्ञासाओं को शांत कर सके। अगले महत्वपूर्ण बिंदु में बच्चे के ज्ञान की समझ और इसे व्यवहार में लाने की योग्यता का व्यापक और निरंतर मूल्यांकन करना प्रत्येक अध्यापक का उत्तरदायित्व होगा। यानी बच्चे की ज्ञान, बच्चा कितना समझा, उसमें व्यवहार, किस प्रकार के व्यवहार में उसके व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, इसका निरंतर मूल्यांकन करते रहना है। प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण बिंदु में यह बात कही गई है कि प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने से पहले किसी बच्चे को बोर्ड की परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। अगले बिंदु में प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करने वाले हर बच्चे को निर्धारित तरीके और प्रारूप पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। अर्थात जो बालक प्राथमिक शिक्षा पूरी कर लेगा उसे निर्धारित प्रारूप पर रिजल्ट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। छठवें अध्याय में बाल अधिकारों के संरक्षण की बात कही गई है। छठवें अध्याय में बाल अधिकार कि बालकों के कौन से अधिकार है। बाल अधिकार से तात्पर्य बालकों के अधिकार। बाल संरक्षण अधिनियम 2005 में प्रावधानों के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपने निर्धारित कार्यों के अतिरिक्त इस अधिनियम के तहत प्रदत्त अधिकारी की समीक्षा करेंगे और उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करेंगे। इस बिंदु में यह कहा गया है कि बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में जिन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है बालकों से संबंधित, उसके तहत अधिकारी उसकी समीक्षा करेंगे और उन पर प्रभावी क्रियान्वयन यानी उनको लागू कराने की सिफारिश करेंगे। साथ ही साथ निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बच्चे के अधिकार के संबंध में प्राप्त शिकायतों की भी जांच करेंगे कि अगर यदि किसी बालक को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा नहीं प्रदान किया जा रहा है, किसी प्रकार का कंप्लेन या शिकायत आ रही है, तो इसकी जांच भी वो कर सकते हैं। स्थानीय प्राधिकरण इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे की शिक्षा के अधिकार से संबंधित कोई भी शिकायत लिखित रूप में संबंधित क्षेत्र के अधिकारी से की जा सकती है। संबंधित अधिकारी यथाशीघ्र मामले का निपटारा करेंगे। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन केंद्र सरकार करेगी, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा तथा बाल विकास के क्षेत्र में अनुभवी लोगों को रखा जाएगा। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का काम इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने के बारे में केंद्र सरकार को परामर्श देना होगा। अर्थात इसके अंतर्गत राष्ट्रीय सलाहकार परिषद जिसका गठन केंद्र सरकार करेगी, उसका प्रमुख उत्तरदायित्व यह होगा कि बाल अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिन प्रभावी बातों का उल्लेख किया गया है उससे संबंधित जो बातें हैं उनको और उसको प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए केंद्र सरकार को परामर्श या सलाह देंगे। सातवें महत्वपूर्ण अध्याय के अंतर्गत उन बातों का उल्लेख किया गया है जिसमें मुख्य रूप से दो बिंदुओं की चर्चा की गई है। प्रथम बिंदु, इस अधिनियम के प्रावधान के क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकारी संबंधित नियम बना सकती है। इस बिंदु के अंतर्गत यह कहा गया है कि केंद्र सरकार अर्थात केंद्र सरकार, स्थानीय सरकार, राज्य सरकार के जो भी प्राधिकारी हैं वह इससे संबंधित नियम बना सकते हैं। दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु में यह कहा गया है कि इस अधिनियम अथवा इसके द्वारा बनाए गए नियमों और आदेशों के पालन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थानीय प्राधिकारी, स्कूल प्रबंधन समिति और इस अधिनियम से जुड़े किसी भी व्यक्ति द्वारा सच्चे विश्वास से यदि कार्य किया गया है तो उस पर किसी भी प्रकार का मुकदमा या वैधानिक प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती है। मुख्य बिंदु जिनमें हमने चर्चा किया उस मुख्य बिंदुओं में
86वें संविधान संशोधन 2002 ने संविधान के खंड 3 में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा है, जिसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना मौलिक अधिकार बना दिया गया है तथा 4 अगस्त 2009 को अधिनियम के रूप में पारित कर दिया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारों के उत्तरदायित्व का निर्धारण कर दिया गया है। बच्चों के दाखिला या प्रवेश के संबंध में स्कूल और शिक्षकों के साथ ही साथ अभिभावकों के दायित्वों का भी निर्धारण कर दिया गया है। अर्थात प्राथमिक शिक्षा से संबंधित केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के दायित्वों के साथ साथ अभिभावकों के कर्तव्यों का भी निर्धारण कर दिया गया है। तो बच्चों, प्रथम अध्याय में हमने मुख्य बिंदुओं की चर्चा की और इसमें जो प्रमुख 7 अध्याय थे, 7 अध्यायों के अंतर्गत जिन जिन बातों का उल्लेख किया गया उन बातों का स्पष्टीकरण किया गया। और इससे संबंधित यदि किसी प्रकार की समस्या या किसी प्रकार के जिज्ञासा उत्पन्न होती है या उससे संबंधित कहीं भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप रख सकते हैं। उन प्रश्नों का उत्तर अगले वीडियो में दिया जाएगा। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो निर्धारित होगा वो अगले अध्याय पर आधारित होगा और आप इससे संबंधित किसी बिंदु पर अगर कोई आपत्ति रहती है, अर्थात किसी बिंदु पर आपको कहीं भी समस्या होती है, तो अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। उस पर आपको उत्तर उसका मिल जाएगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।